स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जामे कराची में होली मनाने वाले तलबा पर तशद्दुद का कोई सबूत सामने नहीं आ सका। मुबैना तशद्दुद के वाक़े पर कमेटी का इजलास हुआ। होली मनाने वाले तलबा ने कमेटी के सामने पेश होने से इनकार किया। सदर शोबा सिंधी ने मामला स्टूडेंट और सिक्योरिटी एडवाइज़र पर डाल दिया। सदर शोबा सिंध कमेटी अरकान के कई सवालात की वजाहत देने से कासिर रहे। कमेटी अपनी रिपोर्ट वाइस चांसलर को अरसाल करेगी। आपको बताएं कि जामे कराची में होली मनाने वाले तलबा पर तशद्दुद का कोई सबूत सामने नहीं आ सका है। मुबैना तशद्दुद के वाक़े पर कमेटी का इजलास हुआ। होली मनाने वाले तलबा ने कमेटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। सदर शोबा सिंध ने मामला स्टूडेंट्स और सिक्योरिटी एडवाइज़र पर डाल दिया। सदर शोबा सिंध कमेटी अरकान के कई सवालात के वजाहत देने से कासिर रहे हैं। कमेटी अपनी रिपोर्ट वाइस चांसलर को अरसाल करेगी। कमेटी का इजलास जामे कराची में मुनक़िद हुआ। शोबा सिंध के होली मनाने वाले तलबा ने कमेटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। सदर शोबा सिंधी ने कहा कि हमने स्टूडेंट एडवाइज़र से पूछे बगैर तलबा को इजाज़त दी। तलबा को शोबे के अंदर होली मनाने की इजाज़त दी थी। सिक्योरिटी एडवाइज़र और स्टूडेंट एडवाइज़र को वाक़े से मुतालिक आगाह किया। उन्होंने कहा कि दोनों हजरात मौके पर नहीं पहुँचे। वाक़े से मुतालिक कोई वीडियो या कोई तस्वीर मौजूद नहीं है। ये अक़लियत का नहीं, अदम बर्दाश्त का मामला है। कमेटी ने यह कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट वाइस चांसलर को अरसाल करेगी। सदर शोबा कमेटी के कई सवालात की वजाहत देने से कासिर रहे। कमेटी अरकान तलबा को शोबे के अंदर होली मनाने की इजाज़त दी तो तलबा शोबे से बाहर क्यों आए? क्या डराने धमकाने वाले अफराद को पहचानते हैं? कमेटी ने सवाल किया। नहीं, मैं उन अफराद को नहीं पहचानती, सदर शोबा ने यह जवाब दिया। मजीद बात करने के लिए जुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, बताइएगा। जुबैर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। तशद्दुद का कोई वाकया पेश नहीं आया? हाँ जी बिल्कुल। जामे कराची में तलबा का होली मनाने का मामला कमेटी का इजलास जामे कराची में आज मुनक़िद हुआ। सदर शोबा सिंधी से सारा मामला स्टूडेंट एडवाइज़र और सिक्योरिटी एडवाइज़र को ठहरा दिया गया। शोबा सिंध के होली मनाने वाले तलबा कमेटी के सामने पेश होने से ही कासिर रहे। उन्होंने इनकार कर दिया। जबकि स्टूडेंट एडवाइज़र से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बगैर तलबा की इजाज़त के सदर शोबा सिंधी ने जो होली की इजाज़त दी। इसके अलावा सिक्योरिटी एडवाइज़र और स्टूडेंट एडवाइज़र को वाक़ई से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। इसके अलावा दोनों हजरात मौके पर नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा वाक़े से मुतल्लिक कोई भी वीडियो या तस्वीर मौजूद नहीं है। ये बयान जो है सामने आया है सदर शोबा सिंधी की जानिब से। इसके अलावा कमेटी अपनी रिपोर्ट वाइस चांसलर को इरसाल करेगी। सदर शोबा कमेटी के कई सवालात की वजाहत देने से भी कासिर रहे। जी, बहुत शुक्रिया जुबैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई की बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक से कबल शहर कायद में महंगाई का तूफान आ गया है। रिटेल की सतह पर चीनी 5 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई है। रिटेलर्स ने कीमतों में इजाफे की वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी को करार दिया है। ज़ख़ीरा अंदोजों ने चीनी की मिठास में भी महंगाई का जहर घोल दिया। होलसेल के बाद रिटेल की सतह पर भी कीमत में इजाफा। चीनी 110 से बढ़कर 115 रुपए की हो गई। रिटेलर कहते हैं कि होलसेल में चीनी 102 रुपए की मिलती है। दुकान का किराया, ट्रांसपोर्ट और लेबर के अखराजात निकाल कर रिटेल में 112 से 115 तक फरोख्त की जाती है। दुकानदारों को शिकवा है कि चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोजी पर हुकूमत की हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। पहले थी 98 रुपए की होलसेल में, अभी वो 102 रुपए में होलसेल में आ गई है। लाजमी जो बंदा उठाएगा उसको 2 रुपए का किराया है, 104 रुपए। 104 में जो बंदा खरीदेगा, दुकानदार के अखराजात, बिजली के बिल, वर्कर्स, फिर ये 110 से 12 रुपए बिकेगी 1 किलो। दूसरी जानिब होलसेल की सतह पर भी चीनी 100 रुपए से तजावुज करके 102 रुपए तक जा पहुंची है। कैमरामैन इमरान के हमरा काविश मेमन 321। सिंध सरकार ने गंदम की नई खरीदारी के लिए बैनुल अज़लाई नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी है। अमल दरामद के लिए महकमा एक्साइज से भी मदद हासिल की गई है। बैनुल अज़लाई हुदूद और टोल प्लाजा पर महकमा एक्साइज के एहलकार तैनात किए जाएंगे। महकमा खुराक की जानिब से गंदम का खरीदारी टारगेट 14 लाख मुकम्मल करने के लिए बैनुल अज़लाई गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है। गंदम की नकलो हरकत को रोकने के लिए महकमा एक्साइज सिंध से भी मदद हासिल कर ली गई है। गंदम का गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ महकमा एक्साइज सिंध कार्रवाई अमल में लाएगा। कराची में जनरेटर की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। सदर मशीनरी मर्चेंट ग्रुप खुरम सहगल ने जनरेटर की कीमतों में 80 से 90% इजाफे का दावा कर दिया।
गर्मियों के सताए शहरियों के लिए अब जनरेटर खरीदना भी ख्वाब बन गया। जनरेटर की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। सदर मशीनरी मर्चेंट ग्रुप खुर्रम सहगल ने शिकवा किया है कि जनरेटर की इंपोर्ट एलसीज ना खुलने से मुतासिर हो रही हैं। अच्छी कंपनी का जनरेटर 45 से बढ़कर 90,000 रुपए का हो गया है। अगर आप साल डेढ़ साल पहले से कंपेयर करें, अभी तक तो 80 से 90% प्राइसेस जो हैं वो जनरेटर्स की बढ़ चुकी हैं। तो एक वजह तो डॉलर का नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर के एलसीएन का ना खुलना। पिछले साल जो एक मुनासिब जनरेटर अच्छी कंपनी का 45,000 के लगभग होता था, वो इस वक्त आप समझ लें कि 85 से 90,000 रुपये का। दुकानदारों ने दावा किया कि जनरेटर की कीमत डबल से ट्रिपल हो गई है। जो जनरेटर 70,000 का था आज वो 1.5 लाख से ऊपर का चला गया है। ये फ्लक्चुएशन अगर रेट्स में अगर हुई है तो 20 से 25,000 की नहीं हुई है, ये डबल से ट्रिपल कीमत पे चले गए हैं। अगर 6 महीने पहले जनरेटर 70,000 का था तो आज 1,40,000 का, 1,60,000 का, 1,70,000 का। हमारे पास स्टॉक है ही नहीं। शहरी भी कीमतें बढ़ने पर परेशान नजर आए। बोले अगर बिजली की लोड शेडिंग ना हो तो जनरेटर की कीमत खुद ब खुद कम हो जाएगी। मैं 10 मुल्क को जाता हूँ, उधर बिजली जाता ही नहीं, उधर लोग जनरेटर नहीं लेते हैं। हमारा मुल्क में तो आधा दिन बिजली है, आधा दिन नहीं है, तो फिर ज़रूरी है जनरेटर लेना है। अगर महंगा भी हो सस्ता भी हो लेने। मशीनरी मर्चेंट ग्रुप के मुताबिक इस साल जनरेटर की इंपोर्ट भी कम हुई है। कैमरामैन हैदर के हमरा काफिश मेमन, सिटी 21। सिंध में बलदियाती ज़िमनी इंतखाबात 18 अप्रैल 2023 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। कागजात नामजदगी 20 से 22 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे, जबकि जांच पड़ताल 25 से 28 मार्च तक होगी। ट्रिब्यूनल 1 से 4 अप्रैल तक अपीलें निपटाएंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची की यूसीज में इजाफे के बाद बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत में वाक़ सिटी कौंसिल हॉल में नशिस्तों की तादाद का बोझ भी बढ़ गया। जहां पहले ही 57 अरकान के लिए नशिस्तों की कमी थी, 53 नशिस्तों के इजाफे ने मजीद मुश्किलात बढ़ा दी हैं। अरकान की तादाद ज्यादा मगर नशिस्तें कम। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के कौंसिल हॉल में अरकान के बैठने के लिए नशिस्तों का मसला मजीद गंभीर हो गया। शहर की बेहतरी के लिए कानून साजी का अहम इदारा बल्दिया उज़्मा कराची का कौंसिल हॉल नशिस्तों की कमी का शिकार है। कौंसिल हॉल में 367 अरकान के लिए पहले 310 नशिस्तें दस्तियाब थी, मगर सिंध हुकूमत की जानिब से 53 यूसीज के इजाफे ने मामला मजीद मुश्किल बना दिया। सिटी कौंसिल का अमला जैसे तैसे करके 57 नशिस्तों की कमी को दूर कर ही रहा था कि यूसीज की तादाद बढ़ने से ये जरूरत 137 नशिस्तों तक जा पहुंची। 79 में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसके नतीजे में 166 के अरकान थे, और अब मौजूदा जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसके तहत 367 मेंबरान की तादाद है। ये मशावरत की है कि हम इसी में उनको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो है देखेंगे इंशाल्लाह जो है इसमें एडजस्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको जो आने वाली को उसमें रेनोवेट कराने की भी कोशिश की जाएगी, वरना तो इंशाल्लाह जो डायरेक्टर कौंसिल ने मशावरत की है और हमारी तैयारी मुकम्मल है इंशाल्लाह। मगर डायरेक्टर कौंसिल मोहम्मद अब्दुल रब कहते हैं कि अभी परेशानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हालिया 53 यूसीज के इजाफे का इतलाक अगले बल्दियाती इंतखाबात से होगा, जिसके बायस इन नशिस्तों का फौरी बंदोबस्त करना ज़रूरी नहीं। 53 यूसीज का इजाफा किया गया है, वो उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, मगर उसका जो इम्प्लीमेंट होगा वो आने वाली कौंसिल, मतलब इस कौंसिल के बाद जो कौंसिल आएगी उसके ऊपर होगा। बल्दिया उज़्मा कराची के सिटी कौंसिल हॉल में गुंजाइश खत्म होने के बायस नशिस्तों का इजाफा मुमकिन दिखाई नहीं देता, और इस मसले के हल के लिए ताहाल कोई ठोस मंसूबा भी तैयार नहीं किया जा सका। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद पीपी रहनुमा और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। बुनियादों पर होगी और उसके बाद उनकी हल्काबंदियां होंगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे। ये हमारी हुकूमत ने नहीं, पिछली हुकूमत ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से फैसला करवाया। हमारा एतराज़ रहा, लेकिन एक तरफा एक फैसला हो गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में भी कर दिया गया, और ये सब कुछ जो हुआ सो हुआ। अब मर्दमशुमारी का मरहला आ गया। हमारे एतराज़ात अपनी जगह पे हैं इस वक्त भी, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त भी उसी आर्जी लिस्ट पर खड़ा है, मुस्तकिल लिस्ट ये नहीं है। और फिर ये नई मर्दमशुमारी पे उन्होंने कहा कि जी डिजिटल मर्दमशुमारी होगी, जिस पे हमारा सबका पहला एतराज़ तो ये था कि घरशुमारी हो या मर्दमशुमारी हो,
टाइम बहुत कम दिया गया है। 10 दिन में सारे सिंध या सारे पाकिस्तान के घर शुमारी हो सकती है। हमने पूछा कि जी इन्यूमरेटर्स कितने हैं, उसका भी पता ये चला कि जी इन्यूमरेटर्स काफी नहीं हैं। तो जब काफी नहीं है तो हफ्ते या 10 दिन में सारे घर कैसे शुमार किए जा सकते हैं? मुमकिन नहीं है। उसके बाद अब सुना है कि मर्दमशुमारी का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है, तो पता चला कि टैबलेट पर जो होना था उसकी शिकायतें अपने तौर पर आनी शुरू हो गई। आया वो स्टाफ प्रॉपरली ट्रेंड भी हुआ था कि नहीं? आया वो इतने भी हैं कि जब एक फॉर्म भरने के लिए 35 मिनट दरकार हैं, तो ये 15 दिन में या 20 दिन में सारा मुल्क गिना जा सकेगा, लिखा जा सकेगा? और वो टैबलेट भी जिसकी बात हो रही है उसकी भी शिकायतें आ रही हैं कि वो जी डाउनलोड नहीं हो रहा और ये खराबी है और वो खराबी है। अब ये इस तरह से है जैसे पिछली इलेक्शन में आरटीएस फेल हुआ, अब कुछ दिनों के बाद शायद ये पता ना चल जाए कि जी टैबलेट सिस्टम भी फेल हुआ। हमें इस डिजिटल मर्दमशुमारी पर बेहद बेशुमार खदशात हैं। वो खदशात इसी वजह से कि टाइम भी कम, लोग भी कम, समझ में नहीं आने वाला, और इस मुल्क के सारे लोगों को स्मार्टफोन नहीं है कि वो अपने आप को खुद शुमार कराए जा सकें। सबके पास मोबाइल भी नहीं है जो शुमार किए जा सकें। ये सारा कुछ कहना एक आई वॉश की तरह बनरूद हो रहा है। इसकी पब्लिसिटी पूरी तरह से नहीं हुई, इसको सबको एतमाद में पूरी तरह से लिया नहीं गया, लेकिन ये शुरू किया गया है। इसलिए हमने ये बुलाई थी दोस्तों की कॉन्फ्रेंस कि हम कुछ आपस में बैठ के बात कर सकें और कोई बात कर सकें। एक और बहुत बड़ा सवाल कि क्या ये पाकिस्तान की हुकूमत या उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी ये समझ रही है कि 2 सूबों को अलग से पहले इलेक्शन कराया जाए और बाकी कौमी असेंबली और 2 सूबों में बाद में इलेक्शन करवाया जाए? 2 सूबे पुरानी मर्दमशुमारी पर और बाकी मायदा नई मर्दमशुमारी पर। ये मसला हल तलब है, इसका जवाब नहीं आया। सुप्रीम जुडिशरी ने कहा तो जरूर कि आइन में ये लिखा हुआ है, लेकिन मेरे इन सवाल का जवाब नहीं आया। क्या ये मैं समझूं कि किसी ने मासूमाना तरीके से ही सही, क्या पाकिस्तान को फिर से 2 टुकड़े करने की शुरुआत हो चुकी है कि इस तरह से इलेक्शंस हों, अवाम का एतमाद इस तरह से असरअंदाज हो? इस इलेक्शन एक्ट 2017 में ये लिखा हुआ है वनडे पोल। हमें पता है कि मर्दमशुमारी में एनएफसी भी होता है और हल्का बंदियां भी होती हैं, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है और इलेक्शंस भी इन्हीं बातों पे हो रही है। हमारी प्लानिंग भी इस मर्दमशुमारी पे होती है, हमारी जुबानों का भी पता चल जाता है। ये सब कुछ पता चल जाए इस मर्दमशुमारी पर। लेकिन उस पे ये मेरा सवाल है कि क्या हम इसके मुतमिल हो गए हैं पाकिस्तान वाले कि हम इस तरह से इलेक्शन कराएं कि 4 महीने पहले और बाकी इलेक्शन 6 महीने के बाद? ये सब तकाजा करता है कि हम डिमांड करें हुकूमत से कि इलेक्शन उस वक्त हो जब अब ये नई मर्दमशुमारी हो जाए। 2017 के बाद अभी 2023 है, इसमें पता नहीं कितनी जनरेशन्स 18 साल की हो गई होंगी और पता नहीं कितने लोग कम हुए होंगे, कितने बढ़े होंगे पॉपुलेशन बेसिस पर। हमारा मुस्तकबिल इस मर्दमशुमारी पर मौजूद है, मर्दमशुमारी पर होता है। तो ये जब तक कंसर्न्स खत्म नहीं होंगे तो हम दूसरी बात, हमें एतराज है कि गैर मुल्कियों के लिए जिनके पास पाकिस्तान की शहरियत नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, उनको जिस तरह से अलग से वाज़ेह करने का तरीका भी ठीक नहीं बताया गया।
जब आपने शनाख्ती कार्ड खत्म कर दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि गैर मुल्की कितने हैं और मुल्की कितने हैं? हमें मुल्की लोग यहां जो आते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, आइन भी कुछ इजाजत देता है, अपनी जगह पे आते रहे हैं, हर मर्दमशुमारी में उनको काउंट किया जाता रहा है। हम चाहते हैं जैसे सेंसस का उसूल है कि अगर 1 घंटा पहले भी बच्चा पैदा हुआ है तो उसको उस सूबे में गिना जाए जहां वो पैदा हुआ है। तो इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि जो यहां हम हैं उसको यहां काउंट किया जाए, लेकिन इस चीज का उससे कोई ताल्लुक नहीं कि वो वोट कहां देता है। वोट भले वो अपनी मर्जी से अपने सूबे में जाके अपना दाखिल कराए, लेकिन जो मैं उसको फैसिलिटेट कर रहा हूं, जो सिंध उसको फैसिलिटेट कर रहा है, रोड दे रहा है, बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, गैस दे रहा है, जो भी सहूलतें हैं दे सकते हैं तो दे रहे हैं। हमारे कम वसाइल के बावजूद हमारे एनएफसी का न होना भी इसका है कि जी एनएफसी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। 2010 में और था, अभी 2025 आने वाला है, लेकिन इसमें 3 एनएफसी आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए। जब ये सारी चीजें हों तो जो मैं बार उठा रहा हूं, जो मैं उनकी सहूलतें दे रहा हूं, तो गिना तो जाए कि हम अपना हिस्सा तो मांग सकें अच्छी तरह से। जब तक गैर मुल्कियों को अलग से नहीं लिखा जाएगा हमें खदशात रहेंगे, जब से टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा हमें खदशात रहेंगे, जब तक स्टाफ को ट्रेन नहीं किया जाएगा हमें खदशात रहेंगे। और ये सारी चीजें हमने नोट करवाई हैं। हमारे साथ आज सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब भी थे वहां, जिन्होंने कोशिश की, उनको भी यही कहा गया कि आप हमारी सारी बातें सुने, आप सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव हो, आप वफाक से बात करो, हमारे खदशात खत्म करने की बात करो। अगर खदशात खत्म नहीं हुए तो हम ये मर्दमशुमारी के रिजल्ट नहीं मानेंगे। जो लोग बेघर हुए, बारिशों की वजह से रोडों पे बैठे हैं या कुछ वापस गए भी होंगे, हो सकता है, उनको एक और तरीका है कि जिसको काउंट किया जा सकता है। उनके पास शनाख्ती कार्ड होंगे, डेटा नादरा के पास होगा, कोई आदमी काउंट करने से न रहे। हमारा मकसद ये है, काउंट सब होने चाहिए, जिसमें कोई कबाहत अगर हुई तो जाहिर है वो हमें कबूल नहीं होगी। एक ये भी बात है जो हम अक्सर कहते रहते हैं कि घर का बंदा जब अपने आप को रजिस्टर कराता है, अपने बाल बच्चों के नाम लिखवाता है, उसको रसीद न पहले 2017 में दी गई और ना भी दे रहे हैं। मैं घर का बड़ा हूं, मुझे अपनी रसीद चाहिए। कल को मेरी बात उड़ जाए, मेरा कंप्यूटर खराब हो जाए, मेरा आरटीएस खराब हो जाए, मेरे पास कम से कम अपनी रसीद तो हो मौजूद कि मैं हूं इतना सिंध का बाशिंदा हूं। ये जब तक नहीं कहा जाएगा, ये भी ऐसी बात है कि जिसको मानने को कभी हम तैयार नहीं होंगे। उसमें चाहे मुझसे शेयर किया जाए या सिंध हुकूमत से शेयर किया जाए। अगर एसडीएम है, डीसी है, कमिश्नर है, जो भी अफसरान इसमें मुलविस हैं, उनको बाकायदा हिदायत होनी चाहिए, उनके पास भी डेटा होना चाहिए जो वो सिंध हुकूमत के साथ शेयर भी कर सकें। हमें कितने लोग अपने आप को पहले इस वक्त रजिस्टर करा चुके, हमें तक अभी तक नहीं बताया कि वो वक्त गुजर भी गया। जो जिन लोगों ने भी अपने आप को शुमार करवाया है उसका नंबर हमें नहीं मालूम, उसका नंबर अभी तक हमें नहीं मालूम कि जी कितने हुए हैं या कितने नहीं हुए। तो हम देखें ना जी कि इस नए निजाम के तहत जो सिलसिला शुरू किया गया है डिजिटली, उसमें हमें क्या मिला इस वक्त तक। वो शेयर नहीं किया जा रहा। जब वो शेयर नहीं किया जा रहा है तो फिर हम इसको कैसे मानूं कि कल क्या लिखेंगे, कल क्या नहीं लिखेंगे। मैं समझता हूं यही बात थी। हाँ, ये अगर डिजिटल का बंदोबस्त है, ये तो मैं कह रहा हूं, तो फिर मुझे पता भी चलना चाहिए। तरीकेकार वाज़ेह नहीं है इस वक्त तक कि मैं अपने आप को कंफर्म कैसे कर सकूं कि जी मैं वाकई शुमार हुआ या नहीं हुआ। उसकी भी हमारे साथ शेयरिंग नहीं है।
یہ ساری جو خدشات میں نے بتائی، یہ سارے معزز دوست ہیں، یہ سارے سنجیدہ سیاسی پارٹیاں تھیں جنہوں نے آ کے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ہمارے خدشات ریکارڈڈ ہیں. اس میں سندھ حکومت بھی شامل ہے اور ہم سب پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں اس میں. اگر یہ خدشات پورے نہیں ہوئے تو ہم اس چیزوں کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس لیے سی ایم صاحب سندھ کو کہا گیا ہے کہ فوراً سے پیشتر یہ وفاق سے بات کریں اور وفاق سے فیصلہ کروائیں کہ پاکستان کو اس طرح سے دو ٹکڑے ہونے سے بچائیں، اور ہمیں اپنے ہونے کا ثبوت ہمارے ہاتھ میں ہو کہ ہم اپنے آپ کو اس ملک کا قانونی باشندہ قرار دے سکیں. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ جی ہمیں ٹائم بڑھا کے دینا چاہیے. یہ ٹائم 10-12 دن میں یہ کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہو سکے گا، اور پھر ہم وہی ماتم کرتے رہیں گے. اچھا، کانگریس پارٹیوں نے تو کہا کہ یہ مردم شماری ہونی نہیں چاہیے کیونکہ نہیں، ایسے نہیں. ایک کا جواب دے دوں، اس کا جواب دے دوں. پھر انہوں نے جہاں یہ کہا کہ جی مردم شماری، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، قوم پرست جماعتیں ہوں یا کوئی دوسری ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کو ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے. ڈیٹا سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی کل ہیں کتنے، سندھ میں کتنے ہیں ہم. تو اس پر کوئی انہوں نے ایسے ہی اعتراض نہیں کیا. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ چیف منسٹر صاحب کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ وفاق سے ان سارے خدشات کا بات کرے اور ٹھیک کرائے. صاحب، یہ جو انیمیٹرز ہیں ان کی یہ شکایتیں آ رہی ہیں، کس کی؟ جو سٹاف ہے جو فیلڈ میں، ان کی یہ شکایت ہے کہ ہمیں کنوینس نہیں دیا جا رہا. شماریات محکمے سے ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کنوینس نہیں دے رہے، تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے فیلڈ میں کام بھی نہیں کر پا رہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں. ایک تو ٹیبلٹ کی بات چل رہی ہے کہ جی ایپ نہیں آ رہا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ جی انٹرنیٹ فرینڈلی ملک یہ نہیں ہے. یہ انٹرنیٹ فرینڈلی ملک نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے انٹرنیٹ فرینڈلی ملک تو پھر یہ لوگ کام کس طرح سے کر سکیں گے؟ کہاں تھر میں جائیں گے، کہاں کوہستان میں جائیں گے، کس پیدل جائیں گے، سائیکل پہ چڑھ کے جائیں گے، کیا جائیں گے، کہاں کس طرح سے کور کریں گے، اور وہ بھی اتنے تھوڑے دنوں میں. اچھا کھوڑا صاحب، ایک سوال ادھر سے لے لیں. پہلے تو بتا دیں کہ اس اے پی سی پہ کس بات پر اتفاق ہوا ہے، کیا آپ کی آئندہ کی حکمت عملی ہوگی؟ دوسرا، اگر آپ کی یہ جو بھی میں نے پڑھا نا، یہ جو بھی میں نے پڑھا اس پہ اتفاق. کھوڑا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو بتایا ابھی جو بتائے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ اکٹھے تھی اور سی ایم صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، وہ کل وزیر اعظم صاحب سے بھی ملے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اسی حکومت کا حصہ ہے. تو سی سی آئی نے جو فیصلہ کیا اس کو کورٹ میں چیلنج کیوں نہیں کیا پیپلز پارٹی نے؟ اور ابھی اس وقت جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی تو مردم شماری کے حق میں ہے، سندھ کے کئی لوگ اس پہ سراپا احتجاج ہیں، ایس ڈی پی احتجاج کرے گی اس کو روکا جائے، عوامی تحریک نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے کہ اس کو روکا جائے. پیپلز پارٹی پسند ہے کہ ہونی چاہیے، پھر بھی تحفظات کا اظہار. ایک سیکنڈ، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں یہاں تھیں. میں نے کہا ملٹیپل پارٹیاں یہاں موجود تھیں. جو کچھ دوست نہیں بھی آئے، لیکن جو بھی میں نے یہاں سے آپ کی باتیں کہی، ٹائم لینے کی اور ان ساری کمزوریوں کو دور کرنے کی، ان ساری غیر ملکیوں کے بارے میں اور یہ ٹیبلٹ کے بارے میں، یہ سب متفقہ اعلامیہ ہے. ایسے ہی نہیں میں آپ سے سامنے بات کر رہا ہوں. رہی بات کہ ہمارا حکومت میں ہونا، نہ قوم پرست، نہ کوئی دوسری جماعت، نہ ہم ڈیٹا کے خلاف ہیں. ہم ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے خلاف نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہم جتنے رہتے ہیں وہ کاؤنٹ کیے جائیں، لیکن اس میں جو غیر ملکی ہیں ان کا طریقہ کار وضع کرو کہ جی غیر ملکی کتنے ہیں اور ان کو کس طرح سے لکھا ہے آپ نے. مائنارٹیز کو وضع کرو کہ کس طرح سے لکھا ہے. شیڈول کاسٹ کو وضع کرو کہ کس طرح سے لکھا ہے. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، یہ ہم نے ضرور کہا ہے. یہ تو کریں گے اگر ٹائم نہیں بڑھایا گیا تو جیسے قوم پرست احتجاج کر رہے ہیں آپ بھی شامل ہو جائیں گے اس احتجاج میں اگر ٹائم نہیں بڑھایا گیا؟ جب وہ ٹائم آئے تو اس کا جواب بعد میں لیں گے. یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے تحفظات شروع کیے بنا اگر پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے ہاں نتائج کو نہیں مانیں گے. کیا ہوا؟ اگر آپ نتائج کو نہیں مانتے تو آپ کا لاحمل کیا ہوگا؟ سڑکوں پر آئیں گے، کس طرح سے اپنا جب یہ ساری مرحلے گزر جائیں تو اس کے بعد جواب کتنا رکھا گیا؟ ایک سوال کو بھی آپ ایوان کی پارٹیاں جس میں خصوصاً ایم پی ایم، پی ٹی آئی، پی ایل پی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ تو آج شامل نہیں ہیں، تو اس اے پی سی کا کیا اثر ہوگا؟
जो हमारी आवाज़ में असर है वो होगा। बता दीजिए कि 15 साल आपकी हुकूमत रही है, तो आपने क्या इस काबिल भी नहीं किया कराची के अवाम को, सिंध के अवाम को वो कंप्यूटर से, मोबाइल के जरिए वो अपने आप को रजिस्टर करा सके? 15 साल से हुकूमत है। जनाब, मैंने किसको रोका है कि अपने आप को रजिस्टर ना कराए? मैंने कब कहा? मैंने घर का हवाला दिया आपको, मैंने गरीब लोगों का हवाला दिया जो यहाँ की रसाई नहीं है। अल्लाह करे माशाल्लाह ये शहर है, उन्होंने बहुत से अपने आप को रजिस्टर करा लिया होगा। हम तो पूछ रहे हैं कि कितनों ने करवाया, बता कोई नहीं रहा वो जो मर्दमशुमारी कराने वाले। मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद पीपी रहनुमा और दीगर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक के बाद कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 71 पैसे कमी के बाद 281 रुपये 71 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 रुपये कमी से 285 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी हुई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 71 पैसे कमी हुई और इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये 42 पैसे से कम होकर 281 रुपये 71 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन ने कहा है कि वज़ीर ख़जाना की जानिब से चीन के कमर्शियल बैंक से रोल ओवर किए जाने के बाद फंड्स की दूसरी किस्त 50 करोड़ डॉलर जल्द मिलने की खबरों पर रुपए की कदर में बेहतरी हुई है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 285 रुपये का हो गया। सिंध असम्बली इजलास में MQM ने गोठों को लीज देने से मुतालिक कमेटी में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सिंध असेंबली में कच्ची आबादियों और गोठों को रेगुलराइज करने की गूंज। MQM ने भी गोठों को लीज देने से मुतालिक कमेटी में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। MQM रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद हुसैन ने तकरीब से खिताब में कहा, गोठों और कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने का कानून मौजूद है। हुकूमत सिंध ने इन रेगुलराइज गोठ को रेगुलराइज करने के लिए जो कमेटी बनाने का फैसला किया, MQM को भी उसका हिस्सा बनाया जाए। MQM पाकिस्तान कभी भी गोटों की रेगुलराइजेशन के में कभी भी उसके खिलाफ नहीं रही। हम चाहते हैं कि वज़ीर आला साहब उस कमेटी में हमारे जो MPs हैं, अरकान हैं, उनको भी अगर उस कमेटी में शामिल कर लें तो फिर इसकी स्क्रूटनी के प्रोसेस में हमारा भी एक हिस्सा शामिल हो जाएगा, हमारी तरफ से भी सजेशन आ जाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने जवाब में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मामला से आगाह रखने की यकीन दहानी करा दी। सर बिल्कुल जो बात हाईलाइट की गई मोहतरम मोहम्मद हुसैन साहब की तरफ से उसको बिल्कुल कंसीडर करेंगे और जो हमारे मुत्तहिदा के मेंबर हैं या दीगर भी उन सबको ऑन बोर्ड रखा जाएगा और सबको इन्फॉर्म भी किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने तकरीर से पहले बात करने की इजाज़त ना मिलने पर PTI अरकान ने ऐवान में शोर शराबा किया और फिर वॉक आउट कर गए। स्पीकर ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। MQM पाकिस्तान कल सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है। बाग़ जिना में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। MQM पाकिस्तान बाग़ जिना में सियासी पावर शो के लिए तैयार। जलसे की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। MQM क़यादत ने जलसा गाह का दौरा करते हुए तैयारियों का जायजा लिया। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि वफाक कराची को साथ लेकर चले तो बैनुल अक़वामी इमदाद की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। उन्होंने हफ्ते को जलसे में अवाम से भरपूर शिरकत की अपील भी की। हम दोबारा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, उसके इस्तेहकाम और उसकी खुशहाली की खातिर इस शहर को दोबारा पुकार रहे हैं कि अहलियान कराची, आपसे एक बार फिर गुजारिश है, आप अपने अजदाद की रिवायात को की दोबारा पासबानी करते हुए कल आइए हम मिलकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का नक्शा खींचते हैं। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया कि MQM का जलसा नई तारीख रकम करेगा। कराची की माएँ, बहनें, नौजवान और बुजुर्ग अपनी नस्लों की बका के लिए जलसे में जरूर आएँ। MQM पाकिस्तान का कल का जलसा शाम 6 बजे हफ्ते के दिन पाकिस्तान की नई तारीख रकम करने जा रहा है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार ने 4000 अरब रुपए का टैक्स देने वाले कराची की महरूमियों का शिकवा किया। बोले, शहरी सिंध की तरक्की के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा शुएब मुख्तार, सिटी 21। ईदगाह चौक पर कई माह से सीवरेज का नाकारा निज़ाम शहरियों के लिए अजियत का सबब बन गया। इलाका मकीनों ने सारा गुस्सा मुतल्लिका इदारों पर निकाल दिया।
कराची के मुख्तलिफ मकामात पर गटर उबलने की शिकायत मंजर आम पर आने लगी। मंजूर कॉलोनी ईदगाह चौक पर सीवरेज के मसाइल हल न हुए तो मकीन भी आपे से बाहर हो गए। बोले किसी हुक्मरान के घर के बाहर ऐसी सूरत हाल नहीं, तमाम मुश्किलात का सामना गरीब आवाम ही क्यों करे। इनके घरों के आगे देखो ऐसा है कोई निज़ाम, इन्हें बोलो अपने घरों के आगे ऐसा करके दो ना, तो फिर हमें पता चले कि आप कैसे वहाँ रह सकते हो। ईदगाह मरकजी शाहराह पर गंदा पानी मुस्तकिल खड़ा रहने से जगह जगह गड़े पड़ गए। यही वजह है कि यहाँ से गाड़ियों का गुजरना महाल हो गया, जबकि राहगीरों के लिए भी यहाँ से गुजरना चैलेंज बन गया। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मंजूर कॉलोनी के दिरेना मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। कैमरामैन इरफान तनवीसी के साथ निमरा रियासत, सिटी 21। जुल्फी इंटरनेशनल ताइक्वांडो अकेडमी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से BBM स्कूल के तलबा और तालिबात के लिए बेल्ट टेस्ट सरमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें ताइक्वांडो का ट्रेनिंग सेशन भी कराया गया। BBM स्कूल के तलबा के लिए ताइक्वांडो बेल्ट टेस्ट प्रमोशन की तकरीब सजी। तकरीब का इनेकाद जुल्फी इंटरनेशनल ताइक्वांडो अकेडमी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया। बेल्ट प्रमोशन तकरीब में ताइक्वांडो के सेशन भी कराए गए, जिनमें स्कूल के तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद हनीफ और ट्रेनिंग कोच जैन ने कहा कि स्कूल में बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है। बच्चे मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा भी लेते हैं। माशाल्लाह से सर जैन ने और सर हसन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बच्चे हमारे मतलब ये कि इस तरह वाइट बेल्ट से येलो बेल्ट की तरफ जो है शिफ्ट हुए हैं। 1.25 साल कोविड का पैनिक रहा, जिसकी वजह से एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई, लेकिन अब हमने दोबारा स्टार्ट लिया है और आज फर्स्ट बेल्ट प्रमोशन सेरेमनी है बच्चों की और इंशाल्लाह आगे आगे ये बच्चे सिंध लेवल, कराची लेवल, डोमेस्टिक लेवल इंशाल्लाह अपग्रेड होते रहेंगे और इंशाल्लाह वो वक्त करीब आने वाला है, आने वाले साल 2 साल 3 साल में, कि जब ये बच्चे नेशनल के प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे होंगे। तकरीब में येलो बेल्ट की तरक्की पाने वाले तुलबा का कहना था कि उनके कोच बहुत मेहनत करते हैं। नवंबर में इन्होंने चैंपियनशिप में पहली पोजीशन भी हासिल की थी। जो दोनों सर है ये हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर हमें बहुत ज़्यादा सिखाते हैं और हमें टाइकोंडो करना भी बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है और सर हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। व्हाइट बेल्ट से येलो बेल्ट में तरक्की पाने वाले तुलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। आर्ट्स कौंसिल की अहमद परवेज आर्ट गैलरी में नेशनल आर्ट नुमाइश सज गई। मुल्क भर से मुसव्वरों के शाहकार फनपारे नुमाइश की जीनत बन गए। आर्ट्स काउंसिल के तहत नेशनल आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह के हमरा किया। खुतबा इस्तकबालिया मारूफ मुसव्विर रुकने गवर्निंग बॉडी आर्ट्स काउंसिल फारूक शहाब ने दी। गवर्नर सिंध ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, जब से शायर दानिश्वर खामोश हुए हैं, मुल्क में मुआशरती बुराइयों ने जन्म लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि इस पाकिस्तान में पिछले 20-25 सालों में शायर, दानिश्वर, मुसव्विर, ये 3 तबकात जब से खामोश हुए तो इस मुल्क में माशी और माशरती बुराइयों ने जन्म लिया है। तकरीब में अनवर मकसूद, इजाजुल हसन, जुल्फिकार जुल्फी, AS रिंद, मोइन फारूकी, शाहिद रस्साम, अब्बास कमांगर के अलावा 100 से ज्यादा आर्टिस्टों की पेंटिंग नुमाइश में रखी गई। हमारे आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा काम किया है और इतने डीप में जाके काम किया है कि अगर हम किसी आम इंसान से एक कैनविस पे काम करवाएं तो मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल भी जो है एक फिगर नहीं बना सकते। रंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात की विजन है, डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, उनका डिफरेंट विजन है, वो देखने को मिलता है, तो बहुत सूदिंग फील होता है। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का कहना था, नुमाइश का बुनियादी मकसद पाकिस्तान है जो अब सियासी, लसानी और मजहबी तौर पर तकसीम हो गया है। जो हमारा बेसिक थीम है वो ये है कि पाकिस्तान जो पॉलिटिकली डिवाइड हो गया है, एथनिकली डिवाइड हो गया है, सेक्रेटेरियल तरीके से डिवाइड हो गया है और ये बड़ी मेहनत से हमारे आबा अजदाद ने मिलकर बनाया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने भी आर्ट्स काउंसिल की काविशों को सराहा। नेशनल आर्ट एग्जीबिशन में चारों सूबों समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुसव्विरों के फनपारे नुमाइश में रखे गए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ राहिल बेग, कराची। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।